वैद्युत रसायन के बारे में देखते हैं। 13 वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अध्ययन करते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप घटती है। मतलब कि ये इस तरह से समझिए, जब विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के समय फलस्वरूप जो घटना घटती है उसे कहते हैं विद्युत रसायन। तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कोई में करंट जाती है, कोई में नहीं जाती है। तो जाती है तब पर भी और ना जाती है तब पर भी वो कहलाएगा आपको विद्युत रसायनिक कहलाएगा। करंट जाए या ना जाए वैद्युत रासायनिक कहलाएगा, क्योंकि जाना भी एक घटना है और ना जाना भी घटना है। इसी घटना को बोला जाता है वैद्युत रसायन। वैद्युत अपघट्ट क्या है और वैद्युत अनपघट्ट क्या है? अपघट्ट कहता है जो द्रवावस्था में या जलीय अवस्था में करंट प्रवाहित हो जाए, और द्रवावस्था में और जल अवस्था में करंट नहीं जाती है उसे अनपघट्ट कहते हैं, और चल जाती है उसको अपघट्ट कहते हैं। चल वैसे जो द्रवित अवस्था या जलीय घोल की अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं ना, द्रव अवस्था में या जलीय घोल के अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत चलना शुरू कर देता है, तो चल देता है तो उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, है ना। और इसी का उल्टा, चलिए यहाँ से एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, अम्ल, क्षार, लवण, तीनों क्या है? अम्ल, क्षार, लवण वैद्युत अपघट्ट है कि नहीं है? क्यों? अम्ल से भी, क्षार से भी और लवण से भी दोनों सबको चलता है विद्युत, इसलिए वैद्युत अपघट्ट होते हैं। जो द्रव अवस्था से या जलीय घोल की अवस्था से विद्युत के अचालक है, यानी करंट नहीं जाती है, और जब करंट नहीं जाती है तो जाहिर सी बात है वैद्युत अनपघट्ट कहलाएगा। जैसे चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म, है ना, ये भी द्रवित अवस्था में होना चाहिए या जलीय घोल की अवस्था में करंट नहीं जाती है, वैद्युत अनपघट्ट कहलाता है। जैसे चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म, यूरिया, चीनी, ये सब क्या है? चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म वैद्युत अनपघट्ट है। कैसे समझेंगे? जब ये द्रव अवस्था में रहेगा ना, चीनी या यूरिया या क्लोरोफॉर्म, जब द्रव अवस्था में रहेगा तो विद्युत नहीं जाती है, विद्युत का करंट प्रवाहित फ्लोइंग नहीं होता, इसलिए वैद्युत अनपघट्ट हो गया। जबकि अम्ल, क्षार, लवण वैद्युत अपघट्ट है। वैद्युत अपघटन घटन है किसी जगह की द्रवित अवस्था या फिर घोल की अवस्था में। वैद्युत अपघटन हमेशा होता है किसमें? चाहे द्रव अवस्था में होगा या तो फिर घोल की अवस्था में होगा, और घोल है तो द्रव ही रहेगा। घोल की अवस्था में विद्युत धारा क्या करते हैं? करंट प्रवाहित करके अपघटित करने के क्रिया का विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें द्रव भरा हुआ है दोनों में, इसमें विद्युत धारा अगर बहने लगा इसमें निकल गया, इस करंट में से इसमें आने लगा, इसमें से जाने लगा, तो हम कहेंगे कि विद्युत अपघटन हो रहा है, क्योंकि द्रवावस्था में इसमें द्रव भरा है तंत्री, और द्रवावस्था में क्या हो रहा है? एक क्षण से निकल कर दूसरा क्षण में जाने लगा, तो हम कहेंगे विद्युत का अपघटन हो रहा है। वही कह रहा है, द्रवित अवस्था में या घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो समझे कि विद्युत अपघटन कहेंगे। वैद्युत अपघटनी सेल होता है। सेल क्या? सेल वही हो गया वैद्युत अपघटन कहिए, अब वैद्युत अपघट्ट कहिए। इसमें भी द्रव अवस्था में करंट प्रवाहित होने लगा, इसमें भी द्रव अवस्था में करंट प्रवाहित होने लगा, तो हम कहेंगे कि उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोसिटी सेल। चलिए पढ़ते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। घटनी मतलब क्या? जिस घटनी में जिस सेल में ऐसा क्रिया हो रहा है उसी के बारे में चर्चा है। जिस बर्तन है, जिस बर्तन में वैद्युत अपघट्ट का घोल लेकर के वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है उसे कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। जिस बर्तन में, मान लीजिए कोई बर्तन है, ये वाला बर्तन है, जिस बर्तन में, तो ये वाला बर्तन है, वैद्युत अपघट्ट का घोल, किसका घोल रहा है? इसमें है वैद्युत अपघट्ट का घोल, इसमें डाला हुआ है। वैद्युत अपघट्ट का घोल लेकर वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कर देते हैं। एक बर्तन है, कोई भी बर्तन है, इसमें वैद्युत अपघट्ट का घोल डाल दिया गया है, और घोल डाल करके, किसका घोल? वैद्युत अपघट्ट का घोल डाल करके, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने के ये जो हो रहा है, जिस बर्तन में हो रहा है उस बर्तनों को बोलते हैं, है ना। बर्तनों का ना कहिए, मतलब जिस बर्तन में ऐसा हो रहा है, देखिए ना, जिस बर्तन में वैद्युत अपघट्ट का घोल लेकर वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कर देते हैं उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जिसमें एकरे में वैद्युत अपघटन का घोल डाल करके और विद्युत संपन्न क्रिया हो रहा है, विद्युत का क्रिया हो रहा है, तो इस बर्तनों का बोलते हैं हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल है। चलिए, इसमें सेल में 2 धातु के प्लेट लगा रहता है। कितने हैं? 2 धातु, देख पहला दूसरा, 2 धातु का प्लेट लगा रहता है। प्लेट या तार से डुबा रहता है, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं।
यही दोनों को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोड किसी बैटरी के ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। ये इलेक्ट्रोड किसी बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। बैटरी है, बैटरी से यहाँ से जोड़ दिए। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है उसे कैथोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी बैटरी के ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के जो धान ध्रुव से जोड़ा जाता है उसे कैथोड कहते हैं। धान ध्रुव से जोड़ते हैं उसे बोलते हैं कैथोड। ये कैथोड क्रिया होगा। धान वाला के धान ध्रुव से ना, धान ध्रुव से जोड़ते हैं तो उसे कैथोड बोलते हैं। गलती हो गया, ये कैथोड हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं। कैथोड कहते हैं कब, जब धान ध्रुव से जोड़ते हैं उसे कैथोड है। अब घोल में वैद्युत अपघट अंशतः या पूर्णतः विघटित होकर के आवेश युक्त परमाणु या मूलकों में टूट जाते हैं, जिसे आयन कहते हैं। ये जो घोल है क्षण जो घोल में क्या करेगा, अंतर घोल है, घोल में अंशतः पुनः टूटकर पूर्णतः अपने आप क्षण है ना परमाणु या मूलकों में कन्वर्ट होता है। अब परमाणु या मूलकों में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं आयन। वही कह रहा है घोल में वैद्युत अपघट अंशतः होता है अपना, वैद्युत अपघट जो हो रहा है क्रिया अंशतः में अपना होता है, पूर्णतः होता है। ये नहीं कोई करवा रहा है तभी करंट प्रभावित होगा, नहीं। वही कह रहा अंशतः या पूर्णतः विघटित होकर आवेश युक्त परमाणुओं या मूलकों में टूट जाता है, जिसे आयन कहते हैं। जिन्हें आयन कहते हैं। आयन को ऋणायन कहते हैं। ऋणायन आवेश कह रहा धन आवेश आयन को धनायन और ऋण आवेश को ऋणायन कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर मुक्त होता है। एनोड ये हो गया। देखिए कह रहा है धन आवेश आयन को धनायन और ऋण आवेश को आयन को ऋणायन कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड पर, धनायन कहा जाएगा कैथोड पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर बनता है। ऋणायन कहाँ बनता है, एनोड पर बनता है। मुक्त होते हैं। कैथोड पर अवकरण होता है। कैथोड पर क्या होते हैं, अवकरण। कैथोड पर देख रहे हैं हम लोग, कैथोड पर क्या हो रहा है, अवकरण। और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। आई में एनोड, ऑक्सीकरण। क्या कह रहा, वैद्युत अपघटन संबंधित फैराडे का नियम। तो वैद्युत अपघटन से संबंधित है। वैद्युत अपघटन यही है किसी यौगिक की द्रवित अवस्था में, कब होता है, द्रव अवस्था में या घोल के अवस्था में, जब विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की, जब विद्युत धारा का प्रवाहित करके अपघटन हो रहा है तो उसे कहते हैं वैद्युत अपघटन। वही वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम है ना। कैथोड होता है अवकरण की ओर, एनोड होता है ऑक्सीकरण। फैराडे का नियम बोलता है अनेक प्रयोग के आधार पर 1832 में दिया था। पूछेगा वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम कब दिया गया था। तो फैराडे का नियम बहुत सारा आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा भी आता है, लेकिन हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम 1832 में दिया था। माइकल फैराडे ने दिया था, इसलिए माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिया था। पूछे नियम कब दिया गया था वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम 1832 में। तो 32 में क्या वो नियम, 2 नियम दिया गया था। 2 नियम कौन कौन है, 2 नियम दिया गया जिन्हें फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम कहते हैं। चलिए बताइए प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम बोलता है वैद्युत अपघटन में, क्योंकि अपघटन वैद्युत अपघटन के संबंधी नियम दिया था 2 बार, 2 नियम दिया था, इसलिए वैद्युत अपघटन में कोई काम होगा, क्रियाक्रम होगा। वही का प्रथम नियम बोलता है जब वैद्युत अपघटन में है ना, वैद्युत अपघटन का नियम दिया था, इसलिए वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा में घोल में, पदार्थ की मात्रा घोल में, पदार्थ की जो मात्रा होता है मात्रा घोल में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात होता है। कह रहा समझे तो नहीं समझे। वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, प्रत्येक इलेक्ट्रोड का अर्थ यहाँ पर हुआ ये भी इलेक्ट्रोड दोनों में से कोई पर या दोनों पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने वाले पदार्थ की मात्रा, एक पर कौन सा मुक्त इलेक्ट्रोड रहता है, दोनों पर इस प्रकार रहता है मुक्त है ना इलेक्ट्रॉन रहता है। मुक्त इलेक्ट्रोड वाले पदार्थ की मात्रा में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा अगर 100 तो 100, 200 200, यही मात्रा हो गया पदार्थ की मात्रा। घोल में से इसे अंदर क्या है, घोल लगा है, यही घोल में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होती है। ये दोनों के घोल में से जितना प्रवाहित हो रहा धारा उसमें, और एक पर इलेक्ट्रोड, इस पर इलेक्ट्रोड और घोल में से जो धारा निकल रहा है दोनों अनुपात में होता है, परिमाण के अनुपात में होता है। द्वितीय नियम बोलता है यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए वैद्युत अपघट्य के घोलों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। कह रहा
श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तब, कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम में। फैराडे का नियम 1832 में 2 नियम दिया। पहला नियम देखें, प्रथम नियम, जिसमें से बोला कि दोनों पर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है और जो घोल से प्रवाहित हो रहा है, घोल से प्रवाहित हो रहा है परमाणु पदार्थ की मात्रा, ये दोनों के अनुपात में होता है। लेकिन द्वितीय नियम बोलता है जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए वैद्युत अपघट्य के घोलों से, द्वितीय नियम बोला श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एक ही धारा प्रवाहित की जाती है। और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक ही धारा प्रवाहित होगा, तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, कौन सा? मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। पदार्थ की मात्रा जो है तुल्यांकिक के क्या होगा? तुल्यांक के समानुपाती होता है। यही कहता है द्वितीय नियम। फैराडे नियम बोलता है 96,494। हम 96,000 न लिख करके हम 96,500 भी बोल सकते हैं कि 494 तो 6 ने कम हुआ। फैराडे का नियम, फैराडे, एक फैराडे बराबर वही फैराडे जो विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे 1832 में, 2 नियम दिए थे, वही एक फैराडे बराबर होता है 96,494 कूलम, यानी कि 96,500 कूलम की विद्युत धारा किसी घोल में से प्रवाहित करने पर पदार्थ का एक तुल्यांकी भार, एक तुल्यांकी भार मुक्त होता है। पूछेगा 96,500 कूलम, कितना कूलम? 96,500 कूलम की विद्युत धारा किसी घोल में, कोई भी घोल रहा है ना, चाहे घोल पहला बाल्टी में हो या दूसरा बाल्टी में हो, से प्रवाहित करने पर पदार्थ का एक तुल्यांकी भार, कितना तुल्यांकी भार? एक तुल्यांकी भार मुक्त हो रहा है। कितना कूलम धारा प्रवाहित हो रहा है तो हो रहा है, और कितना तुल्यांकी भार मिल रहा है? एक मिल रहा है तो हाँ मिल रहा है। तो विद्युत धारा किसी परिमाण को फैराडे कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक फैराडे बराबर कितना हो गया? 96,494। 96,494 कूलम को बोलते हैं एक तुल्यांकी भार। यही तुल्यांकी भार को बोला जाता है 96,400 कूलम, 96,500। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, इसी को एक तुल्यांकी भार बोल सकते हैं। वैद्युत अपघट्य का उपयोग कहाँ होता है? तो वैद्युत अपघट्य का उपयोग होता है विद्युत लेपन में होता है। लेपन में निम्न कोटि के धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षित बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु एक पतली अस्तर चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो विद्युत लेपन का उपयोग होता है विद्युत लेपन में। विद्युत अपघट्य का प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत लेपन में। कैसे? जब निम्न कोटि का धातु रहता है उसे सुरक्षित रखना है तो रखना है, आकर्षित बनाना है तो बनाना है। जब बनाना है तो उस पर उच्च कोटि का, निम्न कोटि का धातु है, अगर आप उच्च कोटि के धातु का पतली अस्तर चढ़ा दो, है ना, निम्न कोटि का धातु है, एक आप उच्च कोटि का पतली अस्तर चढ़ा दो, निम्न कोटि का पतली अस्तर चढ़ा दो, इसी को बोला जाता है विद्युत लेपन हो रहा है। यह आकर्षक बनाने में भी काम आता है। विद्युत मुद्रण में भी आता है विद्युत अपघटन का प्रयोग। मुद्रण उद्योग में काम आने वाले ब्लॉक विद्युत अपघटन विधि से तैयार होता है। पूछेगा मुद्रण उद्योग में काम आने वाला ब्लॉक किसमें काम आता है? मुद्रण में आता है। मुद्रण में आता है किस काम का प्रयोग? ब्लॉक का। किसका प्रयोग करते हैं? ब्लॉक वैद्युत अपघटन विधि से तैयार होता है। ये ब्लॉक किससे तैयार होता है? वैद्युत अपघटन विधि से तैयार होता है। धातुओं के विद्युत शोधन में भी काम आता है। तो कोई धातु है उसको शोधने में साफ सुथरा करने में आता काम। जैसे कई धातु, जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इत्यादि वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा ही शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, ना तो इसे प्राप्त नहीं होगा सोना, चांदी और तांबा भी। फिर काम आता है विद्युत धातुकर्म विज्ञान में भी काम आता है। विद्युत अपघट्य का प्रयोग होता है विद्युत धातुकर्म विज्ञान में। अनेक धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम एल्युमिनियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि को उनके यौगिकों का विद्युत अपघटन करके निष्कर्षित किया जाता है। विद्युत अपघटन करके निष्कर्ष किया जाता है, चाहे वो सोना चांदी रहे या तांबा रहे या सोडियम रहे, सोडियम भी, पोटेशियम एल्युमिनियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, इसका प्रयोग होता है विद्युत अपघटन के रूप में। धातुओं के तुल्यांक भार ज्ञात करने में भी काम आता है। अभी भी देखें हम लोग, फैराडे ने बोला था एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। कितना होता है? एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। यही 96,500 कूलम की धारा किसी घोल में, कौन सा घोले में होना चाहिए, धारा के इस परिमाण को धारा घोल में प्रवाहित करने पर पदार्थ का एक तुल्यांकी भार मुक्त होता है। पूछेगा 96,500 कूलम जब घोल में धारा प्रवाहित होता है कितना तुल्यांकी भार प्राप्त होगा? एक तुल्यांकी भार मुक्त होता है। वही धातुओं के तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, रासायनिक यौगिक के निर्माण में विद्युत अपघटन द्वारा अनेक औषधि या कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक तैयार किए जाते हैं, है ना। अनेक औषधि भी बनता है विद्युत अपघटन से। वही रासायनिक यौगिक के निर्माण में, वो रासायनिक यौगिक कौन कौन हो सकता है? औषधि कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक तैयार किए जाते हैं, जैसे सोडा में भी विद्युत अपघटन का प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा होना चाहिए लेकिन कास्टिक सोडा भी है। हाइड्रोजन
पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हॉस्पिटल में प्रयोग होता है ऑक्सीजन देने में। क्लोरोफार्म का प्रयोग बेहोशी बनाने में, बेहोश करने में। आयोडोफार्म नमक में। एथेन एसिटिलीन विधि से है ना, इसी सब की चीज़ को तैयार करने में काम आता है। एक बार फिर से औषधि कार्बनिक अकार्बनिक जो तैयार करने में होता है। औषधि अब कार्बनिक अकार्बनिक कौन कौन हो गया? सोडा, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, एथेन एसिटिलीन का प्रयोग इसी विधि से तैयार होता है, विद्युत अपघटन विधि से। गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल तो गैल्वेनिक सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका काम है। गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, परिवर्तित करना। कुछ गैल्वेनिक सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल डेनियल सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल है। पूछा डेनियल सेल किसका एग्जाम्पल है? तो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल आता है डेनियल सेल। यानी कि गैल्वेनिक सेल का रहा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। इसका मतलब यह अर्थ हुआ डेनियल सेल भी गैल्वेनिक सेल है, और डेनियल सेल का भी काम है रासायनिक ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, बदलना। कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डेनियल सेल का काम है। डेनियल सेल एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल है। इस सेल में एक पात्र होता है, ये डेनियल सेल समझ लीजिए, है ना। इसमें क्या होता है? पात्र होता है। पात्र में बर्तन, है ना। इसमें तांबे गैल्वेनिक सेल है। इस सेल में एक पात्र होता है, जिसमें CuSO4 का सांद्र घोल भरा रहता है। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल। CuSO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा, देखिए CuSO4 अम्ल रहता है इसमें कौन सा अम्ल है? CuSO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। CuSO4 का सांद्र घोल भरा रहता है और इसमें तांबे के एक छड़ डूबा रहता है। एक में तांबा मतलब कॉपर, देखिए कॉपर का छड़ डूबा रहता है के अंदर, कॉपर का छड़ जिसमें माइनस रहता है, तांबे के छड़ डूबा रहता है। इसके अंदर एक सरंध्र पात्र रहता है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भरा रहता है। एक और अंदर रहता है H2SO4, देखिए ये पात्र में रहता है H2SO4 भी रहता है। कॉपर लाम पूछेगा तो कथी रहता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब कॉपर सल्फेट रहता है ये वर्तमान पूरा में, ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, कॉपर सल्फेट है ना। और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तांबा वाला पात्र में, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भरा रहता है और इसमें एक जस्ता के छड़ डूबी रहता है। इसमें जस्ता का छड़ भी डूबा रहता है, देख लीजिए। जिंक मतलब जस्ता के छड़ डूबी रहता है। जब जस्ते के छड़ तांबे के छड़ को एक तार से जोड़ देता है, जस्ता का छड़ ये दोनों को के दोनों को जोड़ देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इस सेल में जस्ते के छड़ और ऑक्सीकरण, जस्ते के छड़ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण जस्ता के छड़ पर ऑक्सीकरण और प्रतिक्रिया तथा तांबे के छड़ पर प्रतिक्रिया हो रहा है। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में देख रहे थे, वैद्युत अपघटनी सेल में किसमें अवकरण हो रहा था? कैथोड पर। अवकरण हो रहा है कैथोड पर जो प्लस होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पर जो माइनस होता है, विद्युत अपघटन में, फैराडे के नियम में। और जो गैल्वेनिक सेल में देख रहे हैं, गैल्वेनिक सेल में क्या देख रहे हैं? प्लस पर हो रहा है ऑक्सीकरण, उसमें माइनस में हो रहा था ऑक्सीकरण। देखिए इसमें देखिए माइनस में हो रहा है एनोड ऑक्सीकरण, जबकि इसमें हो रहा है प्लस पर हो रहा है एनोड, गैल्वेनिक में पूछेगा तब। गैल्वेनिक सेल में होता है प्लस पर होता है एनोड जो जिंक है, और ऑक्सीकरण यहीं पर हो रहा है प्लस वाला, उल्टा हो जा रहा है। बाकी को उल्टा समझ लीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस है तो वैद्युत अपघटन के फैराडे वाले नियम में प्लस वाला अवकरण होगा। चलिए इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड प्रत्येक सेल दो भागों का बना होता है। बैटरी जो है सेल दो भाग का बना होता है। प्रत्येक को अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेल कितने भाग का बना होता है? दो भाग से। दो को में आधा कर दीजिएगा तो अर्ध सेल, वही अर्ध सेल को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो है ना जी, देखिए ये इलेक्ट्रोड हो गया आधा या अर्ध सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल दो भाग का बना होता है, प्रत्येक को अर्ध सेल ना कहकर इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पर इलेक्ट्रोड पर अवकरण प्रतिक्रिया होता है। देखो क्या एक ऊपर ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे पर अवकरण, चाहे पर ऑक्सीकरण होगा तो अवकरण होगा। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण है, दूसरे पर इलेक्ट्रोड पर अवकरण होते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं। ऑक्सीकरण जिस पर होगा ना, जिस पर ऑक्सीकरण होगा उस पर एनोड कहते हैं। गैल्वेनिक नियम पर आधार पर गैल्वेनिक सेल के आधार पर चल रहा है इलेक्ट्रोड का नियम, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में बोल रहा है प्लस वाला पर एनोड और ऑक्सीकरण, वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड है, ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड हो गया। और डेनियल सेल में जाता एनोड पर, कॉपर कैथोड पर। डेनियल सेल में देख रहे हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर अवकरण प्रतिक्रिया होता है उसे कैथोड कहते हैं। इस पर हो रहा है अवकरण, इसको कहते हैं कैथोड। जैसे डेनियल सेल में जाता एनोड पर, कॉपर कैथोड पर। डेनियल सेल है जाता धनावेश पर, ऑक्सीकरण पर,
और एनोड पर कॉपर सल्फेट होता है, रेनायन पर कैथोड का लगा और करंट का लगा। ईंधन क्या, ईंधन चौदहवां हो गया। ईंधन, ईंधन फ्यूल्स वे सब पदार्थ जो अकेले या अन्य पदार्थों से मिल करके प्रतिक्रिया करके ऊष्मा ऊष्मा हीट प्रदान करता है, ईंधन कहलाता है। ईंधन चला अकेले चलेगा या कोई और पदार्थ से मिल करके चलेगा, और जलेगा तो क्या देता है, ऊष्मा देता है। जब ऊष्मा दे रहा है तो समझो कि ईंधन कहलाएगा। अधिकांश ईंधन में कार्बन उपस्थित रहता है। ईंधन के वायु को में जलाने पर ऊष्मा देता है, बिना वायु में जलना ऊष्मा देने करेगा। ईंधन की विशेषता बताइए। ईंधन की विशेषता ही है एक आदर्श आइडियल, एक आदर्श ईंधन या उत्तम कोटि के जो ईंधन होती है, सबसे अच्छा ईंधन निम्नलिखित विशेषता होती है। जैसे सबसे अच्छा ईंधन, आदर्श ईंधन, उच्च कोटि का ईंधन जो होती है, वैसा ईंधन के एग्जाम्पल है कि कैसे विशेषता है, जरा देखते हैं। ईंधन सस्ता होना चाहिए, है ना, और आसानी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाना चाहिए, तभी वो अच्छा ईंधन कहलाएगा। तो महंगा मिलेगा और अधिक आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा तो अच्छा ईंधन नहीं कहलाएगा। इनके भंडारण मैंने जमा करना, है ना, और इसके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वह आसानी से जलने लायक हो और जलने के फलस्वरूप किसी हानिकारक गैस उत्पत्ति नहीं होना चाहिए। इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, इन्हें कि जला रहे तो ऊष्मा का मान उच्च नहीं हो रहा है, जल्दी खाना नहीं पक रहा है, तो वही करें, ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। और इसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त मतलब का, है ना, जल रहा है तो उसका हम लोग प्रयोग कर ले रहे हैं, न जला रहे हैं तो खत्म हो जा रहा है तुरंत ही, खाने नहीं पक रहा है, तो जलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। इसका दहन न तो अत्यंत मंद होना चाहिए, इन्हें धीरे धीरे भी नहीं होना चाहिए। दहन जल रहा है तो धीरे धीरे नहीं चलना चाहिए, और नहीं अत्यंत तीव्र होना चाहिए, और ज़्यादा भी नहीं होना कि आग सुलगा खत्म हो गया तुरंत, खाने नहीं पका। इसमें अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा कम होनी चाहिए। अवाष्पशील मतलब का जो हानिकारक गैस, राख की मात्रा कम होनी चाहिए। जब ये सब नियम को शर्त को पूरा कर रहा है तो हम कहेंगे वह ईंधन एक आदर्श ईंधन है और उत्तम कोटि का ईंधन है। वो ठोस द्रव ईंधन की अपेक्षा गैसीय ईंधन अधिक अच्छा होता है। ठोस द्रव गैस, तीनों में कौन अच्छा है, तो गैस सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है गैस को, तब द्रव के तब ठोस के। गैस ईंधन की विशेषता बताइए। ये तो ईंधन की विशेषता बता दिया, चाहे ईंधन ठोस रहे, द्रव रहे, गैस रहे, कोई रहे, लेकिन हम लोग गैस ईंधन के अलग अलग भागों बांट के देखते हैं। सबसे अच्छा गैस ईंधन होता है, अच्छा होता है, तो कैसे अच्छा होता है, तो गैसीय ईंधन की विशेषता, इन्हें आसानी से जलाया बुझाया जा सकता है, तब आसानी से जला लिया और समय कम से बुझा भी थी, तो गैसीय ईंधन अच्छा है वो। न तो जला तो दिए, बुझाने का समय बुझ नहीं रहा तो खराब हो गया। प्रयोग से राख और धुआं नहीं निकलना चाहिए, यानी इन्हें अच्छे स्थान पर ले जा करके ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। मैं अच्छे कक्षा में जहाँ मन हो वहाँ ले जाकर हम लोग ऊष्मा प्राप्त करके खाना बना सकते हैं। इनसे अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए, ऊष्मा अधिक मात्रा में होनी चाहिए। इन्हें प्रवाह को आसानी से कम या तेज कर सकते हैं। प्रवाह का मतलब कि लौ होता है, ज़्यादा लौ हो गया, ऊष्मा ज़्यादा दे रहा है तो आसानी से कम भी कर दिया, कभी कम हो गया तो कभी तेज किया जा सकता है। इन्हें प्राप्त ऊष्मा पर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इनसे जो प्राप्त हो रहा है ऊष्मा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस सब नियम को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे गैसीय ईंधन की विशेषता है। सामान्य प्रयोग में आने वाले ईंधन गैस, कौन कौन सामान्य जनरल प्रयोग में हम लोग ईंधन जो करते हैं उसका प्रयोग, जैसे कोल गैस। कोल गैस क्या है, कोल गैस यह कई दहनशील गैसों का मिश्रण होता है। इसमें कई प्रकार का दहनशील गैस रहता है, लेकिन दहनशील गैस होता है। तो दहनशील गैस ना रहेगा तो फिर कैसे कोल गैस जलेगा कैसे फिर। इसका संगठन कोयले के किस्म और भांजक स्त्रावन के ताप पर निर्भर करता है। पूछेगा कोल गैस का किस्म पर निर्भर करता है, कोयले गैस का संगठन किस पर निर्भर करता है, संगठन कोयले के किस्म पर, कोयला के किस्म, अब भांजक स्त्रावन के ताप जो रहता है, भांजक स्त्रावन के ताप, किसका ताप, भांजक स्त्रावन के ताप पर निर्भर करता है। कौन, कोल गैस। तो कोल गैस क्या करते हैं हम लोग, कोयले के किस पर, भांजक स्त्रावन के ताप पर निर्भर करता है। इसके औसत प्रतिशत रचना इस प्रकार है। कोल गैस में पूछेगा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा 55% रहता है। हाइड्रोजन कितना रहता है, 55%। मीथेन रहता है 30% मीथेन। पूछेगा कोल गैस में सबसे ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन 55%, फिर मीथेन 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड CO खाली कहे, कार्बन मोनोऑक्साइड है 4%, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेगा 3%, हाइड्रोजन कहेगा तो 55%, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन भी है कार्बन, इसमें 3% रहता है, हाइड्रोकार्बन में 3%। अज्वलनशील अशुद्धि भी रहता है जो जलता नहीं है। कोल गैस में कुछ ऐसा चीज़ रहता है जो जलता नहीं है, जो अंत में राख के रूप में बढ़ जाता है। अज्वलनशील अशुद्धि जैसे कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन O2 ऑक्सीजन भी रहता है जो जलता नहीं है। तीनों को मिला दिया जाए तो 8% रहता है अज्वलनशील पदार्थ। तो पूछेगा कोल गैस में क्या रहता है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस 55%, फिर मीथेन 30%,
कार्बन मोनोऑक्साइड 4%, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3%, और ज्वलनशील अशुद्धिया भी रहता है। ये सब तो जलने वाली चीज़ हो गया। तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सब जलने वाली चीज़ होता है। यही चलते जली खुनी दरवाजा बंद करके नहीं रखना चाहिए, ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो आत्महत्या कर देगा। अशुद्धिया के रूप में रहेगा जो जलता नहीं है, CO2, N2, O2 8%। तो कौन सी को देखें, इनमें से प्रथम 3 अवस्था अवयव को तनुकारी पदार्थ कहते हैं। तनुकारी पदार्थ हम अभी देखे पीछे, हाइड्रोजन 55% था, मीथेन 30% था, और कार्बन मोनोऑक्साइड है ना 4% था। इसी को बोला जाता है तनुकारी पदार्थ, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है इसे। हाइड्रोजन 55%, मीथेन 30%। इसी को कार्बन मोनोऑक्साइड, तीनों को हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड को तनुकारी पदार्थ कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3% रहता है, जो जलता है। सब जलकर उष्मा देती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रकाश उत्पादक होता है। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काम है 3% जो रहता है वो प्रकाश को उत्पादन करेगा, आगे नहीं रहेगा तो प्रकाश नहीं निकलेगा। वही कह रहा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो 3% रहता है प्रकाश उत्पादक होता है, और यह प्रदीपक अंग कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3% रहता है, प्रकाश उत्पादक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रदीपक अंग। प्रदीपक अंग कहलाता है। असंतृप्त पूछेगा कोल गैस में प्रदीपक अंग कौन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3% यही प्रदीपक अंग है जो प्रकाश उत्पादन करता है। प्रदीपक अंग कहलाता है। यह जलाने, अबुंसन, बर्नर, प्रकाश उत्पन्न करने, धातु, कर्म, अवकरण के लिए प्रयुक्त होता है ना। कोल गैस का प्रयोग कहाँ होता है, जलाने का मतलब का बुंसन, बर्नर में भी प्रयोग होता है ना। प्रकाश उत्पादन करने में, धातु, कर्म में होता है, अवकरण के रूप में होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यह कोल गैस का प्रयोग। हम लोग चलते हैं आगे। भाप अंगार गैस, नाम में लग रहा भाप है तो पानी भी होगा, हाइड्रोजन होगा, और गैस है तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा। तो इसलिए वाटर गैस या भाप अंगार गैस CO प्लस H2 का मिश्रण रहता है। तो चलिए देखते हैं, यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण है। इसमें अशुद्धियों के रूप में CO2, जल, H2O, N2 रहता है। N2 कोल गैस में N2 था। पूछेगा अशुद्धि के रूप में रहेगा कोल गैस में, अशुद्धि के रूप में CO, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड तो जलता है 4% से। N2, O2, N2 भी देख रहे हैं, वाटर गैस में भी आता है। तो हम लोग देख रहे हैं भाप अंगार गैस है ना। इसमें अशुद्धि के रूप में क्या कराता है, CO2 कोल गैस में भी था, जल, वाटर गैस है तो वाटर में जल रहता है, जल थोड़ा जलता है। N2 जो कोल गैस में रहता है, और CO2 भी कोल गैस में रहता है। दोनों कोल गैस में CO2, N2 रहता है, और भाप अंगार गैस में H2 आ जाता है, जो जलता नहीं सबसे। नाइट्रोजन जलता नहीं है। इसे रक्त तप्त कोख पर भाप की धारा प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। रक्त तप्त कोख पर, ऐसा कोख होना चाहिए, रक्त तप्त कोख पर भाप की धारा प्रवाहित करके प्राप्त करते हैं। जब यही भाप की धारा बहने लगता है तो भाप अंगार गैस कहलाता है। इसका कैलोरी मान प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है। पूछेगा भाप अंगार का कैलोरी मान कितना होता है, तो जितना प्रोड्यूसर गैस का होता है, अगर प्रोड्यूसर गैस का 100 होता होगा तो भाप अंगार गैस का मान 150 होता होगा, 50 ज़्यादा है। यानी कि भाप अंगार का गैस का कैलोरी मान सबसे ज़्यादा है किसे, प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस का मतलब कि वायु अंगार गैस, यही है प्रोड्यूसर गैस, वायु अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस। ये दोनों में किसका कैलोरी मान ज़्यादा होगा, तो भाप अंगार गैस के, वाटर गैस के ज़्यादा होगा, इसका 100 होगा, प्रोड्यूसर गैस का तो इसका 150 होगा। तो वही कह रहा है, इसका कैलोरी मान प्रोड्यूसर गैस यानी कि वायु अंगार गैस से अधिक होता है, या अकेले या कोल गैस के साथ मिलकर ईंधन के रूप में प्रयोग में ला जाते हैं। भाप अंगार गैस है अकेले जलेगा, और नहीं तो फिर पीछे पढ़ चुके हम लोग, क्या पढ़े हैं, कोल गैस के साथ मिलकर के, अकेले या कोल गैस के साथ मिलकर के ईंधन के रूप में जलेगा, या हाइड्रोजन गैस बनाने के काम आते हैं। क्यों होता है, भाप अंगार गैस में जल है तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनाना होगा, तो हाइड्रोजन से मिलकर बना तो हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाने में काम आती है, जो अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोग होता है। पूछेगा अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में किसका प्रयोग होता है, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस बनाने में किसका प्रयोग होता है, अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन हो रहा है, किस गैस का प्रयोग होता है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग। इससे मिथाइल अल्कोहल भी बनाया जाता है। हाइड्रोजन गैस बनाने के काम आती है, जो अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोग होता है, और मिथाइल अल्कोहल भी बनता है। कौन सा गैस, मिथाइल अल्कोहल भी बनता है। पूछेगा भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलकर बना है। इसका प्रयोग रक्त तप्त कोख पर भाप की धारा प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। कैलोरी मान प्रोड्यूसर गैस यानी कि वायु अंगार गैस, हवा वाला वायु अंगार गैस से ज़्यादा होता है। या अकेले जलेगा या कोल गैस के साथ जलेगा, और जलेगा तो पूछेगा भाप अंगार गैस का प्रयोग कहाँ होता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाने में होता है। तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं तो बना करके इसका प्रयोग अमोनिया के, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में भी काम आता है। पूछे भाप अंगार गैस का प्रयोग हाइड्रोजन गैस बनाने में और मिथाइल अल्कोहल बनाने में आता है। मिथाइल अल्कोहल भी, लेकिन हाइड्रोजन गैस का प्रयोग अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में होता है, मिथाइल अल्कोहल का नहीं। वायु अंगार गैस क्या है, तो नाम से पता चलता है वायु में हवा रहता है, नाइट्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। हालांकि नाइट्रोजन जलता नहीं है, फिर भी काम देती है। CO प्लस N2 के मिश्रण को बोलते हैं वायु अंगार गैस।
यह कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा नाइट्रोजन N2 का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, जिसमें आयतनानुसार 2 भाग नाइट्रोजन और 1 भाग कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। आयतन के अनुसार देखा जाए तो 2 भाग नाइट्रोजन का, 1 भाग कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश का मिश्रण रहता है वायु अंगार गैस में। इसमें अशुद्धि के रूप में थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ है तो समझ का शुद्धि है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी रहता है, भाप अंगार गैस में भी, जल गैस में भी, जल गैस का है, भाप अंगार गैस का है, वाटर गैस का है, जल गैस का है। कोल गैस में भी CO2 था, भाप अंगार गैस में भी है, और वायु अंगार में भी है ना CO2 रहता है, जो जलता नहीं अशुद्धि के रूप में। इसका कैलोरी मान अन्य ईंधनों की तुलना में सबसे कम है। कैलोरी मान जो है अन्य ईंधन कहने का मतलब चाहे कोल गैस रहे या भाप अंगार गैस रहे, उस सबसे कम होता है, यानी कि इससे भी कम और कोल गैस से भी कम, सबसे कम होता है। कैलोरी मान अन्य ईंधनों की तुलना में सबसे कम होता है। यह सस्ता ईंधन है, इसलिए सस्ता क्यों हो गया? क्योंकि वायु अंगार गैस जो है सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि कैलोरी मान अन्य ईंधनों की तुलना में सबसे कम है, और सबसे कम जगह कम हो रहा था उसका सस्ता बिकता है। जो जल करके उच्च ताप देता है, जलता है तो बहुत ताप भी देता है। भले कैलोरी मान कम है सबसे, लेकिन जलता है तो बहुत तापमान देता है, बहुत ज़्यादा तापमान। कांच के निर्माण तथा धातु के निष्कर्षण में बहुत उपयोग होता है। कांच के निर्माण में और धातु निष्कर्षण में इसका प्रयोग बहुत होता है। क्या कहते हैं वायु अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, नाइट्रोजन के 2 अणु और कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 अणु रहता है। थोड़ा सा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, जो अशुद्धि के रूप में रहता है। इसका कैलोरी मान बहुत कम होता है अन्य ईंधन की अपेक्षा तुलना में कैलोरी मान सबसे कम होता है, इसलिए सस्ता है। अब भले सस्ता है, कैलोरी मान कम है, लेकिन उच्च ताप होता है, इसलिए कांच के निर्माण में जल्दी गर्म कर देता है, ताप रहता है। तो धातु के निष्कर्षण में बहुत प्रयोग होता है वायु अंगार गैस का प्रयोग। तेल गैस क्या? तेल गैस यह सरल संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी हम लोग देखें कोल गैस में प्रयोग आ रहा था। कोल गैस में जो होता है जलने वाला ही है। ये भी कोल गैस में हाइड्रोकार्बन का काम था प्रकाश उत्पन्न करना, और प्रकाश उत्पन्न कर रहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रकाश उत्पादक होता है, यही चलते इसको प्रदीपक अंक कहलाता है। किसको? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3% रहता है कोल गैस में, इसलिए प्रकाश उत्पादन है तो प्रदीपक अंक कहलाता है। यही हाइड्रोकार्बन कहाँ देख रहे हैं? तेल गैस में भी है। तेल गैस में है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। कुछ तेल गैस का मिश्रण किस चीज़ का होता है? तो सरल संतृप्त हो और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। वो सरल रूप में तेल गैस का मिश्रण होता है। जैसे मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन। मीथेन हो गया, मीथेन कोल गैस में भी था, और एसिटिलीन फल पकाने में काम आता है। इथिलीन, ये सब क्या है? संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन, ये तेल गैस का मिश्रण है। यह मिट्टी के तेल या पेट्रोलियम के भंजक स्तरों द्वारा तैयार होता है। पूछेगा जो तेल प्राप्त होता है कैसे? मिट्टी के जो तेल निकलता है वहाँ से, मिट्टी के तेल केरोसिन तेल के आसवन से और पेट्रोल के भंजक स्तरों से प्राप्त होता है क्या? तेल गैस। इस गैस में वायु मिलकर प्रयोगशाला में बर्नर जला जाता है। बर्नर बनाने में कोल गैस का भी प्रयोग था। चलते हैं प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस क्या है? तो पेट्रोलियम के कुआं से निकलने वाली गैस, मुख्य रूप से पेट्रोलियम के कुआं से निकलने वाले जो गैस होता है उसे पेट्रोलियम गैस कहते हैं। पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कहाँ से निकलता है? पेट्रोल के कुआं से निकलता है। मुख्य रूप से मीथेन गैस रहता है। प्राकृतिक गैस के रूप में कौन सा रहता है? पेट्रोल के नीचे मीथेन, इथेन रहता है। मीथेन पूछेगा तो सीधे आ जाइए, मीथेन जब पूछेगा सीधे 83%, और इथेन पूछेगा तो सीधे 16% रहता है। सबसे ज़्यादा पूछेगा प्राकृतिक गैस में मीथेन सबसे ज़्यादा 83%, तब इथेन आता है 16%। 99% तो यहाँ नहीं, दोनों हो गया। मीथेन इथेन होती है जो ज्वलनशील होने के कारण ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ये ज्वलनशील है इसलिए ईंधन का प्रयोग में आता है प्राकृतिक गैस। प्राप्त ऊष्मा की मात्रा के आधार पर प्राकृतिक गैस सर्वश्रेष्ठ ईंधन माना जाता है। प्राप्त ऊष्मा की मात्रा के आधार पर कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ऊष्मा की मात्रा के आधार पर प्राकृतिक गैस सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा माना जाता है। यानी कि भाप अंगार गैस से भी बढ़िया है प्राकृतिक गैस। भाप अंगार गैस कैलोरी के मान के आधार पर सबसे ज़्यादा है, और ऊष्मा का मात्रा फिर वायु अंगार गैस आता है ना। प्राप्त ऊष्मा की मात्रा के आधार पर सबसे अच्छा गैस प्राकृतिक गैस कहलाता है, ईंधन है। प्राकृतिक गैस सबसे अच्छा है। प्राकृतिक गैस तेल के कुआं से भी उपफल के रूप में प्राप्त होता है। और तेल के कुआं कहाँ है? जहाँ पेट्रोल के कुआं है वहीं तेल के कुआं है, वहीं उपफुल बाई प्रोडक्ट से प्राप्त किया जाता है। इस गैस का प्रधान अवयव मीथेन होता है। मीथेन कहने क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है। मीथेन होता है 83%, इसलिए मीथेन हो गया प्रधान अवयव तत्व मीथेन है। और दूसरा पूछेगा तो इथेन हो जाएगा, इथेन 16% रहता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग कृत्रिम उर्वरक उत्पादन में होता है। कृत्रिम उर्वरक उत्पादन में प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से प्राकृतिक गैस क्या है? पेट्रोल के कुआं के नीचे से मिलता है। मुख्य रूप से मीथेन रहता है। मीथेन 83%, इथेन 16% है ना। ऊष्मा की मात्रा के आधार पर प्राकृतिक गैस सबसे सर्वश्रेष्ठ ईंधन माना जाता है। कब? ऊष्मा की मात्रा के आधार पर क्या करता है? प्राकृतिक गैस तेल के कुआं से भी प्राप्त होता है। प्रधान अवयव तत्व मीथेन होता है, मीथेन। और कृत्रिम उर्वरक के उत्पादन में आता है प्राकृतिक गैस। किस रूप में? कृत्रिम के उर्वरक के उत्पादन में काम आता है प्राकृतिक गैस।
जीवाश्म ईंधन क्या है ना। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है तात्पर्य उन ईंधन से है जो पेड़ पौधा और जानवर के जो अवशेष रहता है, पेड़ पौधा के जानवर के जो अवशेष रहता है, पेड़ पौधा जानवर का अवशेष धरती के अंदर लाखों वर्ष तक दबे रहने के कारण बनता है। इन ईंधनों में उस ऊर्जा से भरपूर कार्बन के यौगिक विद्यमान होता है। पेड़ पौधा जब जमीन के अंदर दब जाता है उसमें, या जीव जंतु जानवर जो भी, कार्बन के यौगिक रहता है बहुत मात्रा में, तभी वो कार्बन के यौगिक रहता है, तो जिसके कारण वो जल पाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी, यही प्राकृतिक गैस जिसमें प्राकृतिक गैस है ना, जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा रहता है 83%, वही प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के रूप में भी आता है। क्या कहता है कोयला, पेट्रोलियम के ऊपर मिलता है तेल गैस, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस किसका एग्जाम्पल हो, जीवाश्म ईंधन का। कोयला देखते हैं, पहले कोयला देखते हैं, पेट्रोलियम देखते हैं, तो प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले कोयला देखते हैं। कोयला पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाया जाता है वाला जीवाश्म ईंधन है। कोयला को खनिज कोयला भी कहते हैं। कोयला को क्या कहते हैं, इसको खनिज कोयला भी कहते हैं। कोयला खनिज कोयला भी कहते हैं। इसमें 60 से 90% मुक्त कार्बन के यौगिक रहता है, और यौगिक तो रहता है, कार्बन रहेगा। पूछेगा 60 से 90% कोयला रहता है, पूछेगा कोयला में कार्बन की मात्रा कितना रहता है, तो कार्बन की मात्रा 60 से लेकर 90% के बीच में रहता है, कार्बन रहता है। और कार्बन के अलावा और क्या चीज़ रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है। नाइट्रोजन जो जलाता नहीं है, राख के रूप में बन जाता है। गंधक भी रहता है, लोहा भी रहता है ना, आदि के जगह उपस्थित रहते हैं। नाइट्रोजन, गंधक, लोहा रहता है। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का कोयला होता है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एथेनासाइट कोयला। सबसे खराब कोयला पीट कोयला, वो कैसा अच्छा लिग्नाइट, जैसे भूरा कोयला कहता है। बिटुमिनस कोयला जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला कोयला, बिटुमिनस कोयला। सबसे सर्वोत्तम, सबसे ऊंची कोटि का कोयला एथेनासाइट कोयला। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, पहले इतना तो पढ़ लिया, इसको मिला लेते हैं। कोयला खनिज कोयला भी कहते हैं। इसमें 60 से 90% क्या रहता है, तो कार्बन रहता है। कार्बन के अलावा क्या रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है। नाइट्रोजन, गंधक, लोहा रहता है। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एथेनासाइट कोयला। पहले पीट कोयला देखते हैं। पीट कोयला का निर्माण प्रथम अवस्था में होता है। जब प्रथम अवस्था में है, इसलिए सबसे खराब कोयला माना जाता है पीट कोयला को। पीट कोयला, फिर एथेनासाइट कोयला, यही एथेनासाइट कोयला सर्वोत्तम कोटि का कोयला माना जाता है, जबकि बिटुमिनस कोयला सामान्य किस्म का कोयला। कहने का मतलब प्रथम अवस्था कोयला पीट कोयला, फिर भूरा कोयला लिग्नाइट कोयला, फिर बिटुमिनस कोयला जो बिटुमिनस कोयला सामान्य किस्म का कोयला। सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस कोयला को माना जाता है। क्यों कहते हैं इसको बिटुमिनस कोयला को सामान्य किस्म का कोयला, इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए सामान्य किस्म का कोयला कहा जाता है बिटुमिनस कोयला को। एथेनासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, जबकि बिटुमिनस कोयला सामान्य किस्म का कोयला है। संसार का अधिकांश कोयला जो है बिटुमिनस कोयला किस्म का प्रयोग करता है। लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला का प्रयोग करते हैं। लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला भी कहा जाता है। एथेनासाइट कोयले को अंतिम अवस्था की कोयला बोला जाता है। एथेनासाइट जो सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, इसलिए सबसे अंतिम अवस्था की कोयला भी कहा जाता है एथेनासाइट को। एथेनासाइट कोयला जलने पर धुआं नहीं देता है, ये धुआं नहीं जाता है, इससे चलते इसको उत्तम कोटि का कोयला और अंतिम अवस्था की कोयला कहा जाता है। धुआं नहीं देता है और काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करता है, इससे चलते सबसे उत्तम कोयला माना जाता है एथेनासाइट कोयला को। बिटुमिनस कोयला इंजन में जलाने तथा कोल गैस बनाने में काम आता है। ये बिटुमिनस कोयला जो है, बिटुमिनस कोयला इंजन में, ट्रेन में इंजन चलाने में और है ना कोल गैस बनाने में काम आता है बिटुमिनस कोयला का। वही कह रहा, बिटुमिनस कोयला इंजन में जलाने में के लिए तथा गर्म करने पर जलाने तथा कोल गैस बनाने में काम आता है बिटुमिनस कोयला का प्रयोग। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर कोक और अलकतरा और कोल गैस प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि कोयला को अगर जलाते हैं, ऑक्सीजन में नहीं होना जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है, क्या क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको कोल गैस मिलेगा और कुछ कोल गैस के अलावा अलकतरा भी मिलेगा, अलकतरा और कोक मिलेगा। तो क्या कहते हैं, कह रहा है वायु की अनुपस्थिति में कोयला प्रक्रिया को जलाने पर कोक, अलकतरा, कोयला, कोल गैस मिलता है। कोक, अलकतरा, कोयला, कोल प्राप्त होता है। कोल गैस है कोल। इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक स्त्रवण कहते हैं। पूछेगा कोयले का भंजक स्त्रवण सब क्या समझते हैं, तो कोयले का भंजक स्त्रवण समझ समझते हैं कि जब कोयला को वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करते हैं, जलाते नहीं, जलाने पर नहीं, पर कोक मिलना चाहिए, अलकतरा मिलना चाहिए और कोल गैस मिलना चाहिए। 3 को से कोल, अलकतरा जब भी मिलता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कोयले का भंजक स्त्रवण हो रहा है। कोयले का उपयोग बॉयलर, इंजन, भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। पूछेगा कोयला का प्रयोग कहाँ होता है, तो कोयला का प्रयोग बॉयलर में भी, इंजन में, भट्टियों में ईंधन के रूप में होता है और कोल गैस बनाने में भी काम आता है। देखने कोल गैस बन रहा है। कोल गैस का बनता है जब कोयला को ऑक्सीजन को एब्सेंट में, बिना उपस्थिति में जलाते हैं, तब कोल गैस बनता है। धातु कर्म में
अवकारक रूप में कोल गैस का प्रयोग होता है, अवकारक तथा रासायनिक पदार्थ के निर्माण में काम आता है। इतना चीज़ है। जब फिर देखते हैं कोयला क्या क्या है। कोयला सवाल आता है, खनिज कोयला कहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहता है, 60 से 90% कार्बन रहता है, जिसमें पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला कहा जाता है। पीट कोयला को हम लोग निम्न कोटि का कोयला कहता है, और सबसे उत्तम कोटि कोयला अंतिम अवस्था कोयला एंथ्रासाइट कोयला कहता है। लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला है, बिटुमिनस कोयला संसार में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। बिटुमिनस कोयला का प्रयोग इंजन भट्ठी है ना, इंजन भट्ठी के में काम आता है, यही का। अब एंथ्रासाइट कोयला जलने पर धुआं नहीं के बराबर देता है। बिटुमिनस कोयला का प्रयोग इंजन की गाड़ी में कोल गैस बनाने में काम आता है। बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किस चीज़ में, कोल गैस। पूरा कोयला के ऑल ओवर देखा जाए तो बिना उपस्थिति में जलाइएगा हवा के अनुपस्थिति में तो कोल गैस बनेगा, कोक बनेगा और अलकतरा बन जाता है। कोयला का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बॉयलर में होता है, बॉयलर में है ना, इंजन में, भट्टियों में और ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कोल गैस बनाने में भी काम आता है, धातु के अवकारक रूप में, रासायनिक पदार्थ के निर्माण में कोयला का प्रयोग होता है। पेट्रोलियम को देखा जाए, पेट्रोलियम भूरे काले रंग का होता है। पूछेगा पेट्रोलियम का रंग कैसा होता है, पेट्रोलियम भूरा काले रंग का होता है, भूरा भी होता है, काला रंग का होता है। पेट्रोलियम एक तैलीय द्रव है ना, जिसमें विशेष प्रकार की गंध भी होती है। पेट्रोल में गंध होता है। यह पेट्रोल वस्तु कई हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना रहता है पेट्रोल। यहाँ हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों होता रहता है। ठोस में भी हाइड्रोकार्बन, द्रव में भी, गैस में भी, तीनों से मिलकर हाइड्रोकार्बन का मतलब है। पूछेगा अब गंधक का मिश्रण होता है। पूछेगा पेट्रोल किस चीज़ का मिश्रण है, तो हाइड्रोकार्बन का और गंधक का मिश्रण होता है। कैसा रंग होता है, भूरे काले रंग का होता है, यही ध्यान रखना, भूरा काला रंग। नेक्स्ट गंधक का मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन, गंधक का मिश्रण होता है कौन, पेट्रोल। जो पेट्रोल कोयले के खान से निकलता है। पेट्रोल कच्चा पेट्रोल का प्रभाजी आसवन या स्त्रवन द्वारा शोधन करने पर यह हाइड्रोकार्बन कई भागों में अलग अलग होता है। जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन होता है ना, प्रभाजी आसवन विधि से ही पेट्रोल को साफ करते हैं या स्त्रवन विधि से, तो उसमें पेट्रोल में रहता है क्या चीज रहता है, तो हाइड्रोकार्बन रहता है। तो हाइड्रोकार्बन कई भाग में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। एक प्रभाजक स्तंभ में इन अवयव को उनके कथनांक बिंदु पर अलग अलग कर लेते हैं। जब प्रभाजक स्तंभ लगा रहता है उसमें देखिएगा अलग अलग कथनांक बिंदु पर अलग अलग भागों कर देते हैं। जिसका कथनांक कम रहता है वो नीचे छाना जाता है ना, जिसका कथनांक कम है यहीं पर छाना जाता है, जिसका ज़्यादा है ऊपर जाएगा और ज़्यादा ऊपर जाएगा, ऐसे छाटते जाते हैं। कथनांक बिंदु पर उनके कथनांक बिंदु पर अलग अलग कर लिया जाता है। कच्चा पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन या स्त्रवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होता है। जब कच्चा पेट्रोल रहता है उसका प्रभाजी आसवन होता है सफैया, तो बहुत सारा चीज़ पदार्थ प्राप्त होता है ना। कम तापमान वाला कथनांक कुछ निकलेगा, ज़्यादा वाला कुछ निकलेगा, अधिकतर वाला कुछ निकलेगा। जैसे एस्फाल्ट, स्नेहक तेल मिलता है, तेल को इंग्लिश में बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। स्नेहक को बोलते हैं, स्नेहक तेल को बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। पैराफिन मोम, पैराफिन वैक्स, ईंधन तेल, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस इत्यादि प्राप्त होता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जब पेट्रोल को कथनांक के अनुसार बांटते हैं तो मिलता है। ईंधन तेल इतना तो मिल गया। हम लोग पहले पारा पढ़ेंगे ईंधन तेल के बारे में। ईंधन तेल, फिर डीजल तेल, मिट्टी तेल क्या क्या है, इसी बारे में देखते हैं। ईंधन तेल का उपयोग मुख्यतः बॉयलर में, भट्टी में गर्म करने में किया जाता है। पूछे ईंधन तेल का प्रयोग कहाँ होता है, पेट्रोल का भी प्रयोग वहीं होता है जहाँ ईंधन का तेल होता है। बॉयलर में भी, भट्टी में बॉयलर भट्टी में प्रयोग होता है। यह कोयले से उत्तम किस्म का ईंधन है, मतलब कोयला से तो अच्छे माना जाता है ईंधन तेल को, है ना, जो पेट्रोल से प्राप्त होता है ईंधन तेल। इसका पूर्ण दहन होता है, जबकि कोयले का पूर्ण दहन नहीं होता है। अतः इससे चलते ईंधन तेल को कोयले से अच्छा ईंधन माना जाता है। अतः जलने के पश्चात ईंधन तेल जब जलता है तो राख नहीं बनता है, इसलिए अच्छा माना जाता है, कोयला से अच्छा। पेट्रोल और डीजल का उपयोग, यही पेट्रोल हो गया, डीजल और पेट्रोल ये दोनों का प्रयोग। पेट्रोल डीजल का उपयोग स्वचालित वाहनों में, इंजन में किया जाता है। पेट्रोल के देखेंगे, डीजल भी देखें। किरासन तेल का उपयोग घर में प्रकाश उत्पन्न करने में आता है, लालटेन लैंप जलाने में। इसका उपयोग स्टोव जलाने में भी काम आता है किरासन तेल का। पेट्रोलियम गैस है ना, ये देखिए पेट्रोलियम गैस, ये भी प्रभाजी आसवन विधि के सफैया में निकलता है। पेट्रोलियम गैस में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण होता है। पूछेगा पेट्रोलियम गैस जब हम लोग भरते हैं है ना, खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में, वो कहाँ से प्राप्त होता है, जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन विधि द्वारा सफैया होता है उस समय पेट्रोलियम गैस पेट्रोल के नीचे रहता है। इसमें क्या रहता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, प्रोपेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यहाँ सवाल उठता है कि पेट्रोलियम गैस में क्या रहता है, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण है। इथेन प्रोपेन ब्यूटेन की जगह कहीं आइसोब्यूटेन भी दे सकता है, मिश्रण होता है। इसका मुख्य अवयव नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन होता है। पूछेगा पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, लेकिन मुख्य अवयव पूछा क्या रहता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। मुख्य क्या रहता है, ब्यूटेन है, लेकिन ब्यूटेन में कौन सा ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन रहता है, जो तेजी से जलकर उष्मा प्रदान करता है। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन क्या है, जलता है तो बहुत तेजी से उष्मा देता है, ये दोनों ना रहेगा, ब्यूटेन ना रहेगा तो उष्मा नहीं दे पाएगा। ये जो तेजी से जलकर उष्मा प्रदान करता है। दाब बढ़ाने पर नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आसानी से द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत मतलब कंप्रेस
नॉर्बिटन आइसोब्यूटेन जो है ऊष्मा देता है बहुत ज़्यादा तेजी से, इसलिए इसका प्रयोग पेट्रोल गैस में किया जाता है। और इसका प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि इस दोनों का है ना कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कंप्रेशन मतलब कि सिकुड़ता है ना, इतना बड़ा है सिकुड़ के कितना हो जाएगा। तो ही कह रहा है दाब बढ़ाने पर नॉर्बिटन और आइसोब्यूटेन बिना आसानी से द्रवभूत हो जाते हैं। अतः द्रव रूप में इसे द्रवभूत हो ही गया तो द्रव रूप में पकड़ के इसको कैप्चर कर लो, सिलेंडर में भर दो। अब भर करके उसी को नाम दे दिया जाता है द्रवित। क्यों? कि द्रवित रूप में हो गया, द्रव में आ गया इसलिए द्रवित। अब पेट्रोल गैस है तो पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, एलपीजी बोलते हैं, नाम से भी जलावन के लिए उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम गैस का प्रकार देखें, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण है। अब ब्यूटेन में कौन सा ब्यूटेन है? नॉर्बिटन आइसोब्यूटेन होता है, क्योंकि तेजी से ऊष्मा देता है और इसको कंप्रेस करके द्रव में डाल दिया जाता है, इसलिए पेट्रोलियम गैस का प्रयोग खाना बनाने में काम आता है। ईंधन का ऊष्मीयमान। ईंधन का ऊष्मीयमान क्या है? ईंधन का ऊष्मीयमान वही होता है जब ईंधन के 1 ग्राम को, कोई भी ईंधन है उसमें से 1 ग्राम ईंधन उठा लीजिए। ईंधन को क्या करते हैं? 1 ग्राम ईंधन उठा लीजिए, उठा लिया, क्या उठा लिया? 1 ग्राम उठाए। 1 ग्राम क्या? ईंधन उठाए, इसको ले जाइए वायु में या ऑक्सीजन में जलाइए, जला देते और पुनः जलाते हैं। जलाने के बाद प्राप्त होती है, और जो प्राप्त होता है ना जलने के बाद प्राप्त होती है, उसी को ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। तो ऊष्मीयमान को कैसे प्राप्त करेंगे? ईंधन लीजिए, 1 ग्राम ईंधन लीजिए, 1 ग्राम ईंधन और हवा में जलाइए। हवा पर जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती है। उत्पन्न ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। यही ऊष्मा जो है ईंधन से जो प्राप्त होता है इसको कैलोरी में या किलो कैलोरी में या जूल में पदों में व्यक्त करते हैं। पूछेगा ईंधन का ऊष्मीयमान कैसा मात्रा का होता है, किस चीज़ में व्यक्त करते हैं, है ना? इस ऊष्मा कैसा मात्रा जो होता है किस चीज़ में व्यक्त करते हैं? कैलोरी में, कैलोरी किलो कैलोरी या जूल में व्यक्त करते हैं। 3 चीज़ में, किलो कैलोरी ना तो फिर किलो कैलोरी रहेगा लेकिन किलो लग जाएगा, तो किलो कैलोरी या जूल में व्यक्त करते हैं। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। कोई भी अच्छा ईंधन है उसका मान कम कि ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। ऊष्मीयमान कितना होना चाहिए? ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है, फिर भी इसका प्रयोग नहीं करते। जानते हैं क्यों? लेकिन इसका उपयोग घरेलू में या औद्योगिक ईंधन के रूप में सामान्यतः नहीं के बराबर प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका सुरक्षित भंडारण कठिन है ना? इसका उपयोग आरक्षित अंतरिक्ष यान में किया जाता है। उच्च ताप उत्पन्न करने में होता है। जहाँ ताप बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है वहीं पर हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ज्वालकों में क्या जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन करते हैं। जब फिर से ईंधन का ऊष्मीयमान कैसे करते हैं? 1 ग्राम ईंधन लेकर के हवा में जलाइए, जलाने के बाद पुनः जलने के पश्चात प्राप्त होती है ऊष्मा। ईंधन ऊष्मा जो प्राप्त होती है उसको कैलोरी में या तो फिर कैलोरी के पहले कैलोरी है एक पहले किलो लगा दीजिए, किलो कैलोरी में या जूल में व्यक्त करते हैं। और क्या देखें ईंधन का ऊष्मीयमान कैसा होना चाहिए? ऊंच होना चाहिए। वही का अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। तो सबसे अधिक होना चाहिए, ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए जरूर, लेकिन सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है, तुरंत जला देगा, इतना है, लेकिन प्रयोग में नहीं लाते हैं। बाकी घर में प्रयोग नहीं करते हैं, भविष्य का ईंधन करते हैं। नेक्स्ट जान लीजिए ज्वलन ताप क्या है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहते हैं। न्यूनतम ताप पर अगर जलना शुरू कर देता है तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे 1 डिग्री पर जला तो नहीं, 2 डिग्री पर नहीं, 3 डिग्री पर जल गया तो समय यही न्यूनतम ताप हो गया, यही ज्वलन ताप है। कोई पदार्थ जलना शुरू कर दिया तो। दहन कंप्यूशन, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। कोई पदार्थ अगर ऑक्सीजन में जलेगा, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं, जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलना चाहिए। ऊष्मा भी और प्रकाश उत्पन्न करता है। जलने की इस क्रिया को ही बोलते हैं दहन कहते हैं। ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकल रहा है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकल रहा है तो समय दहन हो रहा है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया को चालू रखने के लिए पर्याप्त होती है। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कैसा है? लोहे में जंग लगना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और दहन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों में पदार्थ का ही, दहन में भी पदार्थ का क्षति होता है और लोहा का जंग लगता है उसमें भी क्षति होता है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, दहन के पोषक कैसे? अदहनशील और दहनशील पदार्थ। जो पदार्थ नहीं जलता है अदहनशील, और जो जल जाता है उसे दहनशील कहते हैं। अदहनशील कहिए या ज्वलनशील कहिए। बालू, पत्थर, ईंट, मिट्टी नहीं जलता है, जो जल जाता है उसे दहनशील पदार्थ है। कार्बन, गंधक, मोमबत्ती, मैग्नीशियम। दहन के पोषक सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन, जो पदार्थ दहन क्रिया में सहायक होते हैं। दहन क्रिया क्या करता है? दहन जब होता है उसमें सहायता करता है जलाने में, उसे दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलाने में काम आता है, जलाने में सहायता करता है, इसलिए दहन का पोषक पदार्थ है। दहन का अपोषक जो जलाने में सहायता नहीं करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अपोषक पदार्थ है, क्योंकि नॉन सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन है, असहायक पदार्थ कहलाता है। अपोषक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यह सहायता नहीं करता, जलाने में बुझा देता है। सभी दहन क्रियाएं ऑक्सीकरण होती है। जितना भी दहन है सब दहन, जितना भी दहन है दहन सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, लेकिन सभी ऑक्सीकरण दहन नहीं हो सकता। दहन से ऑक्सीकरण हो सकता है लेकिन ऑक्सीकरण से दहन नहीं हो सकता। दहन के लिए आवश्यक शर्त भी होना चाहिए भैया, शर्त होना चाहिए तभी जलेगा, ना तो नहीं है। जैसे 3 शर्त है, कितना? 3 शर्त। अगर दहनशील पदार्थ के उपस्थिति, पदार्थ वैसा होना चाहिए जो दहनशील हो, जलने वाला हो, इन्हें कि लान दिया ईटा पत्थर अदहनशील तो नहीं जलेगा। तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए और दहन के
पोषक पदार्थ के उपस्थित होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। ज्वलन ताप की प्राप्ति उस उतना ताप मिलना चाहिए जितना उसको जलने की जरूरत है, तापमान उतना तापमान मिलना चाहिए ज्वलन ताप की प्राप्ति। 3 शर्त को पूरा करेगा तब दहनशील हो जाएगा। दहन के प्रकार, दहन निम्नलिखित प्रकार का होता है। एक द्रुत दहन होता है, द्रुत मतलब होता है, द्रुत दहन नाम से पता चलता है द्रुत तुरंत खत्म हो जाएगा। दहन की वह प्रक्रिया या क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में, ऊष्मा भी देगा और प्रकाश भी देगा, और दहन हो रहा है तो ऊष्मा प्रकाश बोले की जरूरत नहीं है, ठीक से देवे करेगा। अल्प समय मतलब कि बहुत कम समय में उत्पन्न होता है, इतना कम समय में उत्पन्न होगा कि हम लोग देख नहीं पाते हैं, द्रुत दहन कहलाता है। जैसे माचिस के तीली जलाने पर इतना जल्दी जलता है कहने लगा नहीं, वो द्रुत दहन का एग्जाम्पल है। पटाखों का फूटना, उसमें भी धराम निकलता है, ऊष्मा निकलता है और दहन हो जाता है, जो कुछ समय के लिए देख पाते हैं। ये द्रुत दहन का एग्जाम्पल है दोनों। मंद दहन, दहन के प्रक्रिया जो बहुत धीरे धीरे संपादित होता है। मंद नाम है धीरे धीरे दहन होगा, जैसे लोहे में जंग लगना, धीरे धीरे जंग लगे रहेगा, तो मंद दहन का एग्जाम्पल हो गया। स्वतः दहन किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित से होता है, वह क्रिया जो बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होता है। स्वतः दहन का मतलब का दूसरा की जरूरत नहीं है, स्वयं दहन हो जाता है। जैसे फास्फोरस का जलना स्वतः दहन का एग्जाम्पल है ना। ये नहीं कि बनाएगा जलाएगा तब जलेगा, नहीं, स्वतः दहन जल जाता, हवा में रखेगा तो स्वयं जल जाता फास्फोरस, है ना। इसको इस चलते फास्फोरस को काम कौन सी रखते हैं, फास्फोरस को मिट्टी तेल में रख लीजिए जब पानी में। विस्फोट, विस्फोट का मतलब नाम है विस्फोट हो जाना, एक्सप्लोजन। दहन की प्रक्रिया जो बाहरी दाब या प्रहार के प्रभाव से होती है। विस्फोट नाम पर पता चलता, बिना पटक काम नहीं होगा, बाहरी प्रभाव से ही होता है, विस्फोट कहलाता है। जैसे पटाखा का फूटना विस्फोट कहलाता है, बम का फूटना विस्फोट। लेकिन भले पटाखा अब बम फूट रहा है और विस्फोट कहलाएगा, लेकिन यह द्रुत दहन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि जब जलता है, पटाखा फूटता है या बम का फूटता है तो तुरंत ही इसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलता होता है, जो हम लोग बहुत कम समय के लिए देख पाते हैं। रॉकेट ईंधन क्या है? रॉकेट ईंधन को प्रणोदक भी कहते हैं। पूछेगा प्रणोदक किसे कहते हैं, तो प्रणोदक रॉकेट ईंधन कहते हैं। रॉकेट ईंधन को प्रणोदक ईंधन कहते हैं, प्रणोदक ईंधन भी कहते हैं। रॉकेट के प्रणोदन के लिए प्रणोदक ऊर्जा प्रदान करते हैं। रॉकेट के प्रणोदन के लिए क्या प्रदान करता है? प्रणोदक ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रणोदक वैसे ईंधन होता है जिनके जलने पर अत्यधिक मात्रा में गैस भी निकलता है। प्रणोदक ऐसा चीज है ना, जो जलने पर अत्यधिक मात्रा में गैस और ऊर्जा उत्पन्न होता है। अधिक मात्रा में गैस भी निकलता है और ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग रॉकेट पे उड़ते हुए देखते हैं, बहुत गैस निकलता है, उसमें ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा निकलता है, तथा उनका दहन बहुत तीव्र होता है, गति से होता है, इतना जल्दी होता है कि दहन कैसा होता है, बहुत तीव्र होती है, तीव्र गति से होती है। दहन के बाद कोई अवशेष नहीं बचता है। प्रणोदक के दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैस रॉकेट के पिछले भाग जेट के रूप में निकलता है। पूछेगा रॉकेट में जो पिछले भाग रहता है, जो गैस और ऊष्मा निकलता है, किस रूप में निकलता है? जेट, यही जेट कहलाता है। जेट के रूप में बहुत तीव्र गति से बाहर निकलता है गैस, जिससे रॉकेट को इच्छित दिशा में प्रणोदक करता है। वही गैस जो है रॉकेट को घुमाने में काम आता है, दाएं बाएं। प्रणोदक दो प्रकार का होता है, एक द्रव प्रणोदक, एक ठोस प्रणोदक। द्रव को लिक्विड प्रोपेलेंट कहते हैं और ठोस प्रणोदक होता है एल्कोहल, द्रव हाइड्रोजन, द्रव अमोनिया, केरोसिन, हाइड्रोजन आदि द्रव प्रणोदक के एग्जाम्पल है। एल्कोहल इसका एग्जाम्पल द्रव प्रणोदक है। एल्कोहल, द्रव हाइड्रोजन और अमोनिया, केरोसिन, हाइड्रोजन ये द्रव प्रणोदक एग्जाम्पल हो गया। बायोगैस नाम से पता चलता है कि बायोगैस क्या है। बायोगैस जानवर और पेड़ पौधा से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं। बायोगैस नाम से पता चलता है जानवर के हो या पेड़ पौधा से खराब पदार्थ जो हो जाता है, कचरा, उसमें सूक्ष्म जीव लग जाता है। सूक्ष्म जीव द्वारा जल की उपस्थिति में, जल रहना चाहिए, जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ता है ना, बिना आसानी से नहीं सड़ेगा। तो पूछे बायोगैस कहाँ से मिलता है? जानवर के या पेड़ पौधा से व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा, किसके द्वारा? सूक्ष्म जीव द्वारा, और जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ता है। और सड़ने के बाद मीथेन गैस, जैसे पेट्रोल, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मीथेन तेल गैस में भी रहता है, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हालांकि मीथेन गैस जो है प्राकृतिक गैस में मीथेन रहता है मुख्य रूप से 83%। हम लोग देख रहे हैं बायोगैस। बायोगैस जानवर और पेड़ पौधा से प्राप्त जीव द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं, और सड़ने के बाद मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन भी निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है? मीथेन मुख्य रूप से निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड 1 2 3 4 गैस निकलता है। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। इसका मतलब हुआ बायोगैस का मिश्रण कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन मुख्य रूप से मीथेन होता है, हाइड्रोजन तीसरा, मीथेन 1, कार्बन डाइऑक्साइड 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S 4 गैसों का मिश्रण है। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। इसमें 65% मीथेन रहता है। मीथेन मुख्य रूप से 65% रहता है, 65%।
प्राकृतिक गैस में भी 83% रहता है। यह एक उत्तम गैसीय ईंधन माना जाता है। बायोगैस कैसा है? उत्तम। देखिए, बायोगैस में मीथेन रहता है 65%। यही कहेगा प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन रहता है 83%, इथेन 16%, लेकिन प्राकृतिक गैस कहेगा तो मीथेन 83% सबसे ज़्यादा है। अब बायोगैस में मीथेन 65% रहता है, 65% मीथेन रहता है बायोगैस में। यह उत्तम गैसीय ईंधन माना जाता है। बायोगैस जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं देता है, इसलिए उत्तम माना जाता है। साथ इसके जलने से प्राप्त ऊष्मा प्राप्त होता है। जितना जरूरत है उसके अनुसार ऊष्मा प्राप्त होती है पर्याप्त मात्रा में। इसे घरेलू उपयोग में लाने के लिए किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। जैसे मैं ला दो, बायोगैस की समाप्ति के बाद संयंत्र में अपशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन, फास्फोरस के कई यौगिक रह जाते हैं। जब बायोगैस हम लोग खाना बना लेते हैं बायोगैस से, तो बायोगैस खत्म हो जाता है तो अवशिष्ट में शेष बचा हुआ पदार्थ है ना, जब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड खत्म हो जाता है तो उसमें शेष बच जाता है जो खराब का चीज नाइट्रोजन और फास्फोरस। यही नाइट्रोजन फास्फोरस बन जाता है जो यूरिया में काम आता है। ये जो रहता है अवशिष्ट